हुआ देखते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। इतने में हेनरी भी वहां आ गया, जिसने पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। तो जोरा ने झूठ कह दिया कि हाँ, बस उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो ऊपर आ गई। पर सच्चाई क्या है वो खुद ही जानती है। अब सुबह हुई तो रूबेन का रेडियो मैसेज मिला, जिसे डंकन ने सुन लिया। फिर मार्टिन से कहा कि हमें बोट को उस तरफ मोड़ना होगा, पर वो ये नहीं चाहता। उसका कहना है कि हम किसी और को ये संदेश भेज सकते हैं, वो उन्हें जाकर बचा लेंगे। अगर हम जाएंगे तो हमें देर हो जाएगी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। उसकी बात से जोरा बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि किसी भी तरह करके उस परिवार को बचाया जाए। डंकन भी राजी था, इसीलिए वो नाव को मोड़ने का आदेश देता है। तो वहीं रूबेन निराश होकर बैठा हुआ था, क्योंकि अब 2 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और अब उसे उम्मीद खोती हुई नजर आ रही है। ऊपर से डर है कि कहीं वो वापस लौट कर ना जाए। इस बारी तो उनके पास बोट भी नहीं है। लेकिन तभी जॉय को दूर से डंकन की बोट नजर आती है, जो देख ये बहुत खुश होते हैं। परिवार को बचाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि आखिर उनकी बोट डूबी कैसे। तो रूबेन ने बताया, कोई अजीब सा जीव जिसके पंख थे और वो बहुत ही विशाल था, उसने उनके ऊपर हमला किया। और बस इतना ही था हेनरी के लिए कि तब तक उसने बता दिया कि वो हमारा पहला स्पॉट होगा, क्योंकि वो मोनोसोरस है, समुद्र का सबसे बड़ा डायनासोर, जो सुन सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे परिवार को कुछ भी बताया नहीं जाता कि असल में ये लोग क्या करने वाले हैं। इतने में इन्हें अपने रडार पर बीप सुनाई देता है, यानी कि वो आ रहा है। अब ये जोरा तीर लेकर तैयार हो जाती है, क्योंकि यही सही समय है। वहीं डंकन स्टीयरिंग व्हील को संभालता है, क्योंकि उसे काफी नजदीक से बोट को चलाना होगा, तभी वो 10 मीटर की दूरी से तीर छोड़ पाएंगे। क्योंकि पहली बारी में जोरा का निशाना चूक गया, क्योंकि वो बार बार नीचे जा रहा था। लेकिन दूसरी बारी में उससे भी खतरनाक कुछ होता है। एक तेज झटका होता है, जिससे वो नीचे लटक गई। पर शुक्र मनाओ कि वो रस्सी से बंधी थी, वरना मोनोसोरस के मुंह में होती। इस बारी उसका निशाना सही रहता और हेनरी की बात के मुताबिक वो उसे डट लगाने के बाद तुरंत ही अपना काम शुरू कर देता और खुद ब खुद बाहर आ जाता है, जिसे ये संभाल कर एक सूटकेस में रख लेते। पर हेनरी को कुछ ठीक नहीं लगता, कहीं मार्टिन इस मर्ज की दवा बनाने के बाद सिर्फ अमीरों को इसे ना दे दे। इस बात को वो जोरा से भी शेयर करता है, लेकिन वो उसे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने को कहती है। लेकिन हेनरी अभी डरा हुआ है, अगर ऐसा हुआ तो गरीब इस दवा को खरीद ही नहीं पाएंगे। उसी वक्त ये सब चौंक जाते हैं, क्योंकि मोनोसोरस लौट आया है। इतनी में बॉबी किनारे पर जाकर शूट करना शुरू करता है। हालांकि उसे डंकन ने मना किया था ऐसा करने पर, लेकिन उसने एक नहीं सुनी और तभी उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। इतने में मोनोसोरस फिर से पानी में बाहर आता है, जिससे एक झटका पैदा होता है। इसमें इजाबेल भी फिसलकर बाहर किनारे पर लटक जाती है, लेकिन अहम मौके पर उसके पिता ने उसे बचा लिया, वरना उसकी भी मौत तय थी। अब जैसे तैसे करके नाव संतुलन में आती है, लेकिन अब डंकन बोट को छिछले पानी की ओर मोड़ने लगता है, क्योंकि वहां डायनासोर नहीं जाते। अब सभी को लगता है कि बोट टकराने वाली है, इसीलिए वो कूदने लगते हैं। तब टेरेसा मदद के लिए रेडियो से किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन आकर उसे रोकता है और धक्का दे देता है, जिससे वो किनारे से लटक गई और उसने उसे कई बार मदद की गुहार लगाई, पर उसने नजरअंदाज कर दिया, जिससे वो पानी में गिर जाती है। जब जॉय उसे पानी में गिरा हुआ देखता है तो फौरन एक लाइफ जैकेट लेकर पानी में कूद जाता है और उसे देखकर रूबेन और इजाबेल भी कूद जाते हैं। फिर एक एक करके सभी कूदने लगे, क्योंकि बोट अब तेजी से किनारे की तरफ जा रही है। इन्हें डर है कि कहीं इंजन न फट जाए, क्योंकि उसमें से धुआं निकल रहा है। फाइनली ये लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। टीम अब सामान के साथ उस आइलैंड की तरफ बढ़ती है, जिस दौरान हम नीना को देखते हैं। उसके पीछे से एक स्पाइनोसोरस आकर उसे अपने मुंह में दबोच लेता है और सब बस देखते रह जाते हैं। और इन्होंने अपने एक और साथी को खो दिया। मार्टिन यहाँ सभी को बताता है कि टापू पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी ये मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि ये जगह पूरी तरह से म्यूटेंट एनिमल से भरी हुई है। अब ध्यान से काम करना और जितनी जल्दी हो सके काम खत्म करके निकल जाना। जोरा ने बताया कि उसने एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया है, जो कॉन्टैक्ट टूटने पर इस आइलैंड पर आएगा, लेकिन सिर्फ 2 मिनट ही हमें ढूंढेगा और तब तक हम नहीं मिले तो वापस चला जाएगा। अब फेंसिंग को तोड़कर मिट्टी पर कदम रखते हैं, जो इंसानों के लिए नरक है। धीरे धीरे कदम बढ़ने पर इनका सामना दलदल से होता है, जिसमें चलते टाइम जोरा मार्टिन से उस लड़की के बारे में पूछती है, क्योंकि उसने आखिरी बार उसके साथ देखा था। पर वो झूठ कह देता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। दलदल को पार करने के बाद मार्टिन पास में ही बह रही नदी से पानी भर रहा था कि तभी उसकी नजर एक बड़ी ही भयानक चीज पर पड़ी। उसके ऊपर असल में एक जंगली हेलीकॉप्टर गिरा पड़ा था, जिसका पायलट कंकाल बन चुका था। उसके हाथ में एक बंदूक थी, जिसे वो चुपके से अपने पास रख लेता है। रूबेन और उसके परिवार भी अब साथ आ चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने इस टापू की सुंदरता को देखा तो भयभूत हो गए। इस बीच उन्हें आइजन कंपनी की गैस पाइपलाइन भी मिल गई, जिसके बारे में कई बार मार्टिन के मुंह से रूबेन ने सुना था। ये पाइपलाइन एक लैब से जाकर मिलती है, जहां पर एक गांव था, तो हो सकता है कि वहां इनकी कोई मदद कर दे। ये लोग उसी पाइपलाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। अब यहाँ इजाबेल को एक छोटा सा कोयला मिलता है, जिसे